हेलो फ्रेंड, आज फिर हम 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या पूछे हुए भी हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी वापस होते मानसून से, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से और ऑप्शन डी संवहनिक वर्षा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये मानसून दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की शाखा कहलाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होती है और सबसे कम वर्षा होती है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। ऑप्शन ए ई स्टेट, ऑप्शन बी एस्टेंसियाज, ऑप्शन सी कल्वेरोजेस और डी फेजेंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फेजेंडा कहा जाता है। और ब्राज़ील जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा देश है और ये लैटिन अमेरिकी देश है और विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से विषुवत और मकर दोनों रेखा गुजरती है। और इसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी किसे कहते हैं। तो साओ पोलो एक शहर है ब्राज़ील का, जो ब्राज़ील का ही नहीं लगभग दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा शहर है। उस साओ पोलो को विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी कहते हैं। और वहाँ का सेंटोस बंदरगाह है जिसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और ब्राज़ील का नाम ब्रासील वृक्ष के नाम पर ब्राज़ील नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है। ऑप्शन ए है विंडरयर, ऑप्शन बी है लार्वनीस, ऑप्शन सी है लेक बैकाल और ऑप्शन डी है लेक सुपीरियर। तो विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर, ऑप्शन डी सही आंसर है। और जो बैकाल झील है ये रूस में है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो खारे पानी की झील है। और भारत में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है और उस झींगा पालन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। ऑप्शन ए विंध्य क्रम, ऑप्शन बी धारवाड़ क्रम, ऑप्शन सी टर्शियरी क्रम और ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 90-95% से अधिक कोयला पाया जाता है। और ये छोटा नागपुर का पठार, दामोदर नदी बेसिन, सोन, महानदी, नर्मदा, गोदावरी बेसिन एक तक इसका विस्तार है। और कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन की दृष्टि से कार्बन की जो मात्रा जिसमें सबसे अधिक होती है वो सबसे उच्च क्वालिटी के कोयले होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट 90% से अधिक उसमें कार्बन होता है। और उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है बिटुमिनस कोयला। और ये बिटुमिनस कोयला ही भारत में सबसे अधिक पाया जाता है और इसमें 75 से 90% तक कार्बन की मात्रा रहती है। उसके बाद लिग्नाइट आता है जिसमें 50 से 75% कार्बन और सबसे निम्नतम कोयला रहता है जो निकृष्ट होता है वो पीट, जिसमें 50% ही कार्बन की मात्रा रहती है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के कोयला होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे अधिक कोयला तो बिटुमिनस होगा, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला तो एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना खाई किस महासागर के तट में स्थित है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए है दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है पूर्वी प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है
उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो मेरियाना खाई है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और इस विश्व की सबसे गहरी खाई है और इसकी गहराई 11,033 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का मूल निवास। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। ये ऑप्शन ए जौनसार की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर उसका निवास स्थान है। और ये नीलगिरी से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल किसे कहते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी को ही कहते हैं। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक है और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो दोदा बेटा है और जिसकी ऊंचाई 26 से 37 मीटर है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 26 से 95 मीटर है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी की ऊंची चोटी है और अन्नामलाई केरल में है। और गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय में है और गारो, जयंतिया, खासी यहीं पर मासीराम है जहां सबसे अधिक वर्षा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्त मल्यादा तेलुगु भाषा में है और इसकी रचना किसने की। ऑप्शन ए है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी है गंगा देवी, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी है बारबोसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्यादा की रचना तेलुगु भाषा में की और जाम्बवंती कल्याणम की रचना उन्होंने संस्कृत भाषा में की थी। और इसके साथ ही उषा परिणय एक नाटक भी लिखे थे और स्थापत्य के क्षेत्र में हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का भी उन्होंने निर्माण किया था। और केडीआर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, जो 8 विद्वान की जो टीम थी और जिसमें सबसे तेलुगु के कवि जो पेदन्ना, जिनको तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है, वो भी अष्टदिग्गज में शामिल थे। और ये तुलुब वंश के थे जो 1505 से 1565 ईस्वी तक शासन रहा और अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवन राज जैसा उपाधि केडीआर ने धारण की और विजयनगर साम्राज्य के सबसे सफल शासक में एक हैं और बाबर के समकालीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है इसामी और ऑप्शन डी है बर्नी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी और ये शेर शाह के शासनकाल में पद्मावत लिखे थे मलिक मोहम्मद जायसी। और ये 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना हुई थी और इसकी भाषा जो है वो अवधी भाषा में लिखे हैं पद्मावत। इसमें रानी पद्मावती और राणा रतन सिंह जो चित्तौड़ के शासक है उन्हीं की कहानी है। कैसे राणा रतन सिंह, उसको ये सिंघल राजकुमारी है, उसको वहाँ से जाके लाता है और अलाउद्दीन खिलजी इसके बारे में जब सुनता है तो इस पर मुग्ध हो जाता है। वहीं पद्मावत की कहानी है जिसमें खीरामन तोता की भी कहानी है। उसी से पता चलता है कि पद्मावती कितनी सुंदर है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और शेर शाह के शासनकाल में इन्होंने लिखी है। और इसमें इस ग्रंथ के प्रारंभ में शेर शाह की प्रशंसा भी उसमें जायसी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो संसद के दोनों सदन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्री परिषद और ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा
संसद के दोनों सदन, क्योंकि संसद के दोनों सदन महाभियोग प्रक्रिया से ही इसको हटाया जा सकता है। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। एक स्वतः और अर्धन्यायिक संस्थान है और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो राजीव कुमार हैं। और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए पूरा उससे रहता है, और वेतन 2.5 लाख रुपया मिलता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका काम होता है निर्वाचक नियमावली तैयार करना, चुनावी फोटो पहचान पत्र वितरण करना, चुनाव का संचालन करना, और भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए औरक, ऑप्शन बी पराबैंगनी, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगे, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, औरक किरणें का ही प्रयोग होता है रिमोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए औरक किरणें, ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश, और ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो सीटी स्कैन में जो प्रयुक्त होती है वो एक्स किरणें होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, और हार्टिकल्चर सब्जी फल फूल इत्यादि से संबंधित है, और फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी उतना ही रहता है, ऑप्शन डी बदलते रहता है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, उसका बढ़ जाता है। और सामान्य मनुष्य का जो बीपी होता है 120/80 होता है। 120 को सिस्टोलिक कहते हैं और 80 को डायस्टोलिक कहते हैं। और जो बीपी मापने का यंत्र होता है उसको एस्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी? ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन बी आगरा प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी से। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी से रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। और टॉमस मुनरो ने 1820 में इसको लागू किया था। और ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बिचौलिए यानी जमींदार पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी बलबन। तो इक्ता व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो की थी इल्तुतमिश ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन ये आ जाए कि इक्ता व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो वो समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता क्या था? ये सैनिकों को वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसको इक्ता कहा जाता था, और उससे वो राजस्व वसूलते थे और उससे अपना वेतन लेते थे। और उसमें जो पैसे बच जाते थे यानी वेतन से अधिक होते थे उसको राजकोष में जमा करना होता था, और उसको फवाजिल कहा जाता था। लेकिन शायद ही कोई ऐसा सैनिक होगा जो फवाजिल जमा किया हो, कोई नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों से सर्वप्रथम जजिया कर वसूला था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी।
तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। उसके पहले ब्राह्मण, बच्चे, महिला, अपंग, ये लोग से जजिया कर नहीं वसूला जाता था। और उस समय जो टैक्स होते थे मुख्यतः 4 प्रकार के होते थे: जजिया, जकात, खुम्स और खराज। खराज भू राजस्व कर था। खुम्स युद्ध में लूटा हुआ जो माल होता था वो खुम्स कहलाता था, उसको गनीमा भी कहा जाता था। और जजिया ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, और जकात मुस्लिमों से लिया जाता था, जो मुस्लिमों की आय का 40वां हिस्सा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता इसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में वो भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काफ़ी सम्मान दिया और दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और उसको अपना राजदूत बनाकर वो चीन भेजा था। और वो मोरक्को का निवासी था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कहाँ का था। तो अफ्रीका महादेश में मोरक्को का था। और उसकी जो यात्रा वृत्तांत है रेहला है, रेहला उसने लिखी है। और तुगलक कालीन डाक व्यवस्था की जो विस्तृत जानकारी मिलती है वो रेहला से ही मिलती है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था की जानकारी कौन देता है? तो इब्न बतूता जिसकी यात्रा वृत्तांत रेहला है उसी से ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का अंतिम अभियान या विजय कौन था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी असीरगढ़, ऑप्शन सी मेवाड़ और ऑप्शन डी गुजरात। तो अकबर का अंतिम जो विजय या अभियान था वो असीरगढ़ का था। असीरगढ़ का था जो 1601 में किया था, और वहाँ का शासक था मीरन बहादुर। यह इसके पिताजी मुगल सेना में काम करते थे, और उनकी मृत्यु के बाद वहाँ का ये शासक बना था। चूँकि ये खानदेश में है, और खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी, और जब अकबर वहाँ चढ़ाई किया तो वो भाग के असीरगढ़ के किला में छिप गया। जो असीरगढ़ का किला काफ़ी सुदृढ़ माना जाता था, लेकिन अकबर ने वहाँ घेरा डाला और जीत लिया। और ये भी कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले को अकबर ने सोने की कुंजी से खोला था। यह अकबर का अंतिम अभियान था, और पहला उसका विजय था वो मालवा था, और अंतिम असीरगढ़ था। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हुआ था उस समय भारत का शासक कौन था? ए हिमायू, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अकबर, क्योंकि अकबर 1605 तक जिंदा था और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग इसको टेस्ट भी दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी करिएगा। ये कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग करिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड।